Welcome to the lecture number 20 of Software Design and Architecture. In the previous lecture, we have covered the business process orchestration, in which we've seen that how the business process works, what are the challenges, and it's how it is easy to implement the business process orchestration. Then we move towards the architecture integration issues, in which we have seen that how the architecture integration was made earlier, and then it was transformed to enterprise data models, which is a possible solution for dealing with the architecture integration. In today's lecture, we will cover another topic, that is software architecture process. It's very simple lecture. In your first slide of this topic, you can see that there are 3 steps for the architecture process. The first step is to determine the architectural requirements. This means that these requirements will drive the architecture design. The second step is to get the architecture design. This involves defining the structure and responsibilities of the component. Components are assigned according to their responsibilities. And then in the third step, the validation of architecture is performed. Validation is equal to the testing of architecture, that whether this architecture fits according to the requirement provided by the customer. I will discuss these 3 steps in detail in the upcoming slides. So the first step is to determine architecture requirements. Architecture requirements हैं क्या? Architecture requirements आपकी क्वालिटी और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का एक सेट है. आपकी जो आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट है, दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ functional and non-functional requirements for some application. It's simple. For example, if I have to give an example of quality requirement, then considering the example of Kareem, your payment system must charge the customer for the ride. This is a quality requirement. इसके बगैर अगर आप करीम को यूज़ करेंगे तो कस्टमर को तो फ़ायदा होगा, लेकिन एप्लीकेशन वालों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा. और इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में एक एग्जांपल ये हो सकती है कि योर करीम एप्लीकेशन शोज़ द नियर बाय कार्स फॉर 3 मिनट्स. ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी जो परफॉर्मेंस है एक एप्लीकेशन की वो इंडिकेट हो रही है. तो इन दोनों एग्जांपल्स को अगर आप कंसीडर करें तो ये दोनों एग्जांपल्स आपकी आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इनके थ्रू ही आपका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो ड्राइव होगा, उसको प्रपोज किया जाएगा. देन जब हमें आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट डिटर्मिन करनी है तो ये किस तरह से पॉसिबल है, इसके पीछे क्या इनपुट्स और आउटपुट्स यूज़ हो रही हैं. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि सेट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं. फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं और दूसरे एंड पर स्टेक होल्डर के रिक्वायरमेंट्स हैं. इन स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स को या नीड्स को भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है. इन दोनों को यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करने के लिए. और जब आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट डिटरमिन हो जाएंगी तो आउटपुट में आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट की कुछ डॉक्यूमेंट्स जनरेट होंगे. तो सिंपली इनपुट्स और आउटपुट्स की डिस्क्रिप्शन मौजूद है आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करने के लिए इस स्लाइड के अंदर. अब जो हेडिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो चेंज हो गई है. And now it's not determine architecture requirement. Now it is identifying the architecture requirements. क्योंकि जब हमें architecture requirement determine करनी है तो उसकी आउटपुट की अब बात हो रही है. आउटपुट में हमारे पास जो architecture requirements आए हैं हमें उन पे फोकस करना है. देन इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि एक आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट की एग्जाम्पल दी गई है.
और ये आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी पे फोकस करी है। इस एग्जाम्पल में लिखा है कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स मस्ट बी गारंटेड टू सक्सीड विद नो मैसेज लॉस। जब कम्युनिकेशन हो रही हो मतलब कंपोनेंट्स के दौरान, तो वो सक्सेसफुली हो, कोई भी मैसेज लॉस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इसको करीम से रिलेट करना हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका ड्राइवर एक पूरी राइड को एंड करे और उसका बिल जनरेट ना हो? ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। दिस इज़ अ क्वालिटी रिक्वायरमेंट। तो ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट अब किस तरह से इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी? आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए विद नो मैसेज लॉस। एक और पॉइंट जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इट सेज दैट सम आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स आर रियली कंस्ट्रेंट्स। कुछ आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट या फिर रिस्ट्रिक्शन के तौर पे काम करती हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है योर सिस्टम मस्ट यूज़ एक्टिव सर्वर पेजेस टू प्रोसेस द वेब रिक्वेस्ट। कि अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वेब रिक्वेस्ट जो कस्टमर से आ रही हैं एक सिस्टम में, वो सिर्फ एक्टिव सर्वर पेजेस को यूज़ करते हुए ही प्रोसेस की जानी चाहिए। अब ये एक कंस्ट्रेंट है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी इसकी जो जनरल कैटेगरी है डेट इज़ आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट है, तो ये आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट, लेकिन इसकी सब कैटेगरी एक कंस्ट्रेंट है। तो आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। एक आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट वो है जो कि सिस्टम के क्वालिटी को इंश्योर करता है, जिसमें रिलायबिलिटी आ जाएगी, अवेलेबिलिटी आ सकती है, स्केलेबिलिटी आ जाएगी। और दूसरी आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट वो है जो कि कंस्ट्रेंट्स के तौर पे काम कर रही हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को कंसीडर किया है और इनको यूज़ करते हुए आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं। लेट्स से आई टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी। द स्केलेबिलिटी इज़ अ क्वालिटी एट्रीब्यूट और इसमें आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट किस तरह की हो सकती है? द एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू हैंडल अ पीक लोड ऑफ 500 concurrent यूजर्स ड्यूरिंग द इनरोलमेंट पीरियड। कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है, लेट्स से एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स को इनरोल कर रहा है, तो सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए या इतना स्केलेबल होना चाहिए कि अगर 500 रिक्वेस्ट एक टाइम पर आई हैं तो वो इनको डील कर सकता हो, वो इनको हैंडल कर सकता हो। इसी तरह की कुछ और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स नज़र आ रही हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हो। और दूसरी तरह की आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट जो कि कंस्ट्रेंट हैं, वो मुख्तलिफ डोमेन्स पे अप्लाई हो सकते हैं। बिजनेस कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट्स, स्केजुअल कंस्ट्रेंट्स और अगेन हियर इज़ अ बिजनेस कंस्ट्रेंट। So when I have to discuss, then I will talk about the schedule constraint. The first version of this product must be delivered within 6 months। यानी जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ने दी है एक सॉफ्टवेयर हाउस को बनाने के लिए, उसका पहला वर्जन उसको 6 महीने के अंदर चाहिए। तो ये जो आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट है, ये एक तरह का कंस्ट्रेंट है। और कंस्ट्रेंट कौन सा? स्केड्यूल का कंस्ट्रेंट। यानी अब इसका सलूशन क्या होगा कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं सॉफ्टवेयर हाउस के, वो इतना एफिशिएंटली काम करने चाहिए कि वो 6 मंथ के अंदर एक प्रोडक्ट डिलीवर करके दें। तो ये दो तरह की आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस कर ली। एक और पॉइंट, जब हम आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स को डिटर्मिन कर लेते हैं, हमारे पास कुछ आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट करने लगती हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उनमें कन्फ्लिक्ट आ जाए। फाइन। तो आर्किटेक्ट की जॉब है कि वो इस
कन्फ्लिक्ट को स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करके उसका सोल्यूशन उसे प्रोवाइड करेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम उन आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर लें। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है कि 3 तरह की प्रायोरिटीज़ असाइन कर दें, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी का मतलब ये होगा कि आपकी एप्लीकेशंस में ये रिक्वायरमेंट मस्ट होनी चाहिए। जब उसका फर्स्ट वर्जन डिलीवर हो रहा है तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन को सपोर्ट करनी चाहिए, ये ज़रूरी हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए। दूसरे एंड पे हमारे पास मीडियम प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि इसको आप लेटर स्टेजेस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन करंटली अगर आप इसे फर्स्ट स्टेज में इम्प्लीमेंट नहीं भी करें तो फाइन। एंड देन कम्स द लो प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की विश लिस्ट में इंक्लूड कर देते हैं कि कस्टमर चाहता है कि ये रिक्वायरमेंट आप ऐड कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐड नहीं करें तो फाइन, कोई इशू नहीं है। तो रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी मुख्तलिफ कंसर्न्स होते हैं, जिसमें एक कंसर्न है कन्फ्लिक्ट का, दूसरा कंसर्न है कि उनको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस स्लाइड का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा गाइड करना कि रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइज भी हो सकती हैं। जब हमने आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स गेट कर ली तो नेक्स्ट स्टेप है उनको डिज़ाइन करना। जिस तरह हमने आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट में स्टडी किया था कि हम क्वालिटी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और जो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स हैं इनको लेने के बाद आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट भी ले ली और आपने बहुत अच्छे तरीके से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी एक्सेस कर ली, लेकिन उसके बावजूद आपने एक पुअर डिज़ाइन प्रोड्यूस किया है। So the whole process becomes useless. You have to come up with an architecture design which is good enough to implement. So for this purpose we have defined the phenomena of architecture design कि इनपुट पे हमारे पास आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, उसके बाद हम एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क चूज़ करते हैं और आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को चूज़ करने के बाद उसको कंपोनेंट्स एलोकेट किए जाते हैं। जब कंपोनेंट्स एलोकेट कर देते हो आप तो दो आउटपुट्स रिसीव होती हैं। एक आउटपुट है आर्किटेक्चर व्यूज़ की और दूसरी आउटपुट है आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स की। अब ये सब पॉइंट्स हैं क्या, आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क क्या है, एलोकेट हम किस तरह से कंपोनेंट्स को कर सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स अवेलेबल। यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे जो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है डैट इज़ एनटीआर। अगर आपको याद हो तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हमने एनटीआर क्लासिक आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। ये सिमिलर वही चीज़ आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, सिर्फ ये कि वहाँ पे टियर बॉक्सेस के अंदर लिखे थे और यहाँ पे टियर बॉक्सेस के बाहर मौजूद हैं। 4 टियर्स पे ये कंसिस्ट कर रहा होता है और इसके हर टियर पे आपको एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी नज़र आएगी। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू सिलेक्ट एन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर तो कोई रिक्वेस्ट रिप्लाई टाइप एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं तो आप एनटीआर को यूज़ कर सकते हो। इससे होगा ये कि आपकी जो रिक्वेस्ट हैं वो एक डायरेक्शन से क्लाइंट टियर से आ रही होंगी, वेब टियर पे, फिर बिजनेस लॉजिक टियर पे, देन डाटा मैनेजमेंट टियर पे, और इसके थ्रू आपको इन्हीं लेयर्स के थ्रू क्लाइंट को रिस्पॉन्स वापस भेजा जाता है। और जब हम एक आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क सिलेक्ट कर लेते हैं तब हम उस आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पे जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको एलोकेट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये अज्यूम करें कि हमने एनटीआर आर्किटेक्चर को सिलेक्ट किया है। एनटीआर जो आपका आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क था उसको सिलेक्ट किया। इस फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करने के बाद अगर एक ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी आपको ये फिगर बॉक्स और एरोस
के थ्रू नज़र आ रही है। अब इस फिगर में होगा क्या, इस फिगर में ये होगा कि हम कंपोनेंट्स एलोकेट करेंगे। आपको जो येलो बॉक्सेस में नज़र आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। ईमेल सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कस्टमर सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इन एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कॉरस्पॉन्डेंस में हमने कुछ न्यू कंपोनेंट्स असाइन किए हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 4 न्यू कंपोनेंट्स हैं। ईमेल सर्वर के लिए हमने सेंड ईमेल का कंपोनेंट एलोकेट किया है, और ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टोर का, कस्टमर सिस्टम के लिए वैलिडेट का, और ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं ऑर्डर इनपुट के कंपोनेंट के साथ। एरोस डिपेंडेंसी को शो कर रहे हैं। डेटाबेसेस दो तरह के यूज़ हो रहे हैं, एक न्यू ऑर्डर्स को रीड करने के लिए, और दूसरा जब कस्टमर सिस्टम को वैलिडेट किया जाता है, और लेट्स से अगर वो आपका जो कस्टमर सिस्टम है वो ठीक तरीके से उसकी वैलिडेशन नहीं हो पाई, तो उसका एरर लॉग में डाटा भेज दिया जाता है। लेट्स से कि कस्टमर ने जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक नहीं है, वो वैलिडेट नहीं हो सकी, या फ़ोन नंबर उसका वैलिडेट नहीं हो सका, या उसका ईमेल एड्रेस वैलिडेट नहीं हो सका। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन अगर वैलिडेट नहीं हुई तो एरर लॉग पर राइट कर दी जाती है। और इसके अलावा आप एक क्यू देख रहे हो कि जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ तो ये ऑर्डर ऑर्डर क्यू में लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर जो क्यू है डैट इज़ परसिस्टेंट क्यू। परसिस्टेंट क्यू का मतलब ये हुआ कि अगर सर्वर करंटली फेल हो गया है तो उसे रीस्टार्ट किया जाता है, और जैसे ही वो रिकवर करेगा तो आपका डाटा क्यू से एक्सेस किया जा सकता है। वो मीन टाइम क्यू में स्टोर रहेगा। सो यूजिंग द क्लाइंट सर्वर और एंड टियर आर्किटेक्चर, ईमेल सर्वर वेब टियर लेयर पर यूज़ हो रहा है। आपके जो ऑर्डर सिस्टम है, कस्टमर सिस्टम है, आप अज्यूम कर सकते हो कि ये क्लाइंट टियर पे या क्लाइंट सिस्टम्स हैं जो कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में हमने क्या किया, एक फ्रेमवर्क सिलेक्ट किया और उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स को एलोकेट कर दिया। नाउ द थर्ड स्टेप सेज वी हैव टू वैलिडेट द आर्किटेक्चर डिज़ाइन। क्यों वैलिडेट करना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन को वैलिडेट करेंगे तो ये इट्स गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द डिज़ाइन टीम दैट द आर्किटेक्चर इज़ फिट फॉर द पर्पस। कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमने रिक्वायरमेंट्स गेट की, उन रिक्वायरमेंट से हमने एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाया। अब जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन हमने बनाया है इट फिट्स फॉर द पर्पस, ये इसी पर्पस को फुलफिल कर रहा है जिसके लिए हमने डेवलप किया है। ये उसकी टेस्टिंग हो रही है। और ये टेस्टिंग किस तरह से की जाती है? बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू आर्किटेक्चर को वैलिडेट किया जा सकता है, लेकिन इस लेक्चर में हम दो प्रोसीजर्स को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट प्रोसीजर इज़ यूजिंग सिनेरियोज एंड द सेकेंड मेथड इज़ यूजिंग द प्रोटोटाइप। यूजिंग सिनेरियो क्या है? यूजिंग सिनेरियो मैनुअल टेस्टिंग है आपके आर्किटेक्चर की। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। और दूसरा मेथड है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग के कॉन्सेप्ट से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि इसमें हम एक मिनिमल वर्जन किसी भी एप्लीकेशन का बना के कस्टमर से वैलिडेट करवाते हैं। इन दोनों मेथड्स का मकसद ये है कि ये आइडेंटिफाई कर सकें वीकनेस इन द डिज़ाइन सो दैट दे कैन बी इम्प्रूव्ड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन कमेंसेस। कि अगर डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है तो डिज़ाइन को इम्प्रूव किया जा सकता हो बिफोर स्टार्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन। फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि फिर इस तरह आपकी लेट्स से आपने एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जो कि ठीक ही नहीं था, जो कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो आपको पता है कि इसके पीछे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आपका आपका स्केड्यूल जो आपने सारा टाइम आपने असाइन किया था वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो कॉस्ट आपने लगाई, जो एफर्ट लगाई, वो सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है वैलिडेट करना आपके डिज़ाइन को। So the first method is using scenarios.
सिनेरियोज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। पहली चीज़ है some kind of stimulus that will have an impact on the architecture, और दूसरी चीज़ है इस स्टिमुलस के अगेंस्ट आपके आर्किटेक्चर का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करना। जब हम सिनेरियोज़ की बात करते हैं, जब हम मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एक स्टिमुलस जनरेट कर रहे हैं जिसका आर्किटेक्चर पे कुछ इम्पैक्ट होगा, और फिर हम आर्किटेक्चर का रिस्पॉन्स देखेंगे। दो चीज़ें हो गई, एक स्टिमुलस, दूसरा रिस्पॉन्स। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग एग्जाम्पल के लिए, जो कि मैंने आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइन पर दिखाई है, उसी को हम वैलिडेट कर रहे हैं। उसको वैलिडेट करने के लिए लेट्स से इफ़ आई टॉक अबाउट द रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक स्टिमुलस जनरेट किया है। द कस्टमर और ऑर्डर सिस्टम आर अनअवेलेबल। अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा आपके आर्किटेक्चर पे? रिस्पॉन्स ये होगा कि अगर इन दोनों में से कोई भी फेल हो जाता है कि तो आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं होगी। कस्टमर से जो ऑर्डर लेना है वो पॉसिबल ही नहीं होगा लेना, और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर जनरेट हो तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। अब अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो जिसमें आपका पूरा सिस्टम ही हाल्ट हो गया है, पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क चूज़ किया है वो फिट नहीं है। हमें उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि अगर काम नहीं कर रहा, कस्टमर सिस्टम, तब आपका सिस्टम काम नहीं करे तो ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऑर्डर सिस्टम ने तो ऑर्डर को प्रोसेस करना है ना, अगर आपको ऑर्डर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आपका आपका जो कस्टमर सिस्टम है उसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन काम करती रहे। तो कुछ इस तरह का अगर सिनेरियो हो तो ये ज़्यादा फीजिबल है। अब सेम ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए हम कुछ तरह की स्टिमुलस जनरेट कर सकते हैं और इनका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो जहाँ हमारे लिए स्टिमुलस को जनरेट करना तो आसान है लेकिन इसका रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करना मुश्किल है। किस तरह का सिनेरियो हो सकता है? सिनेरियो इस तरह का हो सकता है कि ऑन फ्राइडे आफ्टरनून ऑर्डर्स मस्ट बी प्रोसेस्ड बिफोर क्लोज ऑफ बिजनेस टू इंश्योर द डिलीवरी बाय मंडे। फ्राइडे आफ्टरनून, लेट्स से इट्स 5 बजे तक आपको जितने भी ऑर्डर रिसीव हों वो सब के सब प्रोसेस हो जाने चाहिए ताकि वो मंडे को डिलीवर हो सकें। अब लेट्स अज्यूम कि 5 बजने से 5 मिनट पहले 4:55 पे योर कंपनी हैज़ रिसीव्ड 5,000 ऑर्डर्स। अब किस तरह से पॉसिबल होगा कि आप इस इतने डिफरेंट या डाइवर्स सिनेरियो के लिए एक जनरल स्टिमुलस जनरेट कर दें और आर्किटेक्चर का रिस्पॉन्स चेक करें? आर्किटेक्चर से इस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करना इज़ नॉट ईजी। तो हम अब इन सिनेरियोज़ के लिए एक दूसरी अप्रोच, दैट इज़ प्रोटोटाइपिंग, वो यूज़ करेंगे। प्रोटोटाइप्स, जिस तरह मैं पहले भी बता रही थी कि आप सबको अंदाज़ा है, दे आर द मिनिमल वर्जन्स ऑफ द डिज़ायर्ड एप्लीकेशन क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू टेस्ट सम हाई रिस्क और पुअरली अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन। आपके रिस्क आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपने सही तरीके से डिज़ाइन नहीं की, जो कि प्रॉपरली मे बी अंडरस्टैंडिंग की उसकी अच्छी डेवलप नहीं हुई हो, तो इन तमाम इश्यूज़ को हम प्रोटोटाइपिंग के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रोटोटाइप्स दो पर्पस के लिए डेवलप किए जाते हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपने जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है वो रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है इंश्योर करना प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी,
कि आपने जो भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मिडलवेयर टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की है, आपने कोई लाइब्रेरी सिलेक्ट की है, वो जब आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो वो वैसे ही बिहेव करिए जिस तरह के रिक्वायर्ड है, जिस तरह एक्सपेक्टेड है। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी को हम प्रोटोटाइप के अंदर इंश्योर करते हैं। अगर हम उसी प्रॉब्लम की बात करें जिसे हम स्टिमुलस के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर पाए, 5000 ऑर्डर्स बिफोर 5 मिनट्स ऑफ क्लोज ऑफ बिजनेस, सेम सिनेरियो को हम प्रोटोटाइपिंग के थ्रू इंश्योर कर सकते हैं, उसकी वैलिडेशन कर सकते हैं। क्या इसमें हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे? हम एक ऐसा टेस्ट प्रोग्राम लिखेंगे जो कि कस्टमर सिस्टम एपीआई को 5000 टाइम्स कॉल कर सके। हमें 5000 ऑर्डर रिसीव हुए ना, तो कस्टमर सिस्टम की जो एपीआई है उसको 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसको कितना टाइम लग रहा है। देन हम एक और टेस्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि ऑर्डर सिस्टम स्टोर को, जो उसकी एपीआई है ऑर्डर सिस्टम की, उसको 5000 टाइम कॉल करे, क्योंकि आपके ऑर्डर सिस्टम ने उस ऑर्डर को स्टोर भी तो करना है ना। हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों को, कस्टमर सिस्टम की एपीआई को और ऑर्डर सिस्टम की एपीआई को अगर 5000 टाइम्स कॉल किया जाए तो उस पर हमें कितना टाइम लगेगा। अब जब हमारे पास प्रोटोटाइप क्रिएट हो गए, प्रोटोटाइप को हमने टेस्ट कर लिया, तो फिर हमारे पास आसानी क्या होगी कि हम इसी सिनेरियो के लिए जो स्टिमुलस हमने जनरेट किया है उसको आंसर कर सकते हों विद हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमने ये चेक किया है, इस पे इतना टाइम लगा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मोस्ट प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप्स गेट थ्रोन अवे आफ्टर दे हैव सर्व देयर पर्पस। इन प्रोटोटाइप्स को लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमने अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन को वैलिडेट करना है, हमने उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीक का टाइम ले सकते हो, लेकिन वीक में ही इसको आप वैलिडेट करो और वैलिडेट करने के बाद आपका जो भी रिस्पॉन्स आए आप उसको राइट कर सकते हैं, स्टेक होल्डर से डिस्कस कर सकते हैं, और अगर तो वो ठीक है सब, आप आगे की तरफ मूव कर सकते हो, यानी अब आप डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज़ में आ जाते हो। So this was all for today. In this lecture, we have seen the software architecture process, which consists of 3 steps. The first step is to determine the architecture requirement. The second step is to drive the architecture design by allocating the components, and the third step is to validate the architecture. That's all for today. In next lecture, we will talk about the software architecture document. Thank you for listening, class.